बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मछली पालन भी है एक उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह इसे भी मिलेगी सभी सुविधाएं। 453 स्मार्ट फिश पार्लर और 3,360 केज परियोजना का किया वर्चुअल भूमि पूजन। बिहार सरकार ड्रोन से स्प्रे के लिए किसानों को दे रही है 50% अनुदान। किसान को प्रति एकड़ चुकाने होंगे महज 240 रुपए। योजना के तहत पहले फेज में 1800 एकड़ कृषि भूमि पर ड्रोन से किया जाएगा स्प्रे। हर प्रखंड में 100 एकड़ जमीन को किया गया है शामिल। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना। पूरे एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जबरन टैगिंग जैसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर, सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं, उनके तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए तारबंदी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों के खेतों पर 32,164 फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाने के लिए अनुदान दिया गया है। पिछले 1.5 वर्ष में ही 7,465 डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया जा चुका है और कुओं से खेत तक जल के अपव्यय को रोकने के लिए 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाकर 53.89 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। पाइपलाइन योजना में वर्तमान सरकार के 1.5 साल में 77,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु 25,400 किलोमीटर तारबंदी कर 286 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में 12.86 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं। 37,911 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। 50.87 लाख महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट्स प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा 41,690 सोलर पंप सेट स्थापित कर 650.95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 1,40,217 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकल पद्धति लागू कर
713.58 करोड़ रुपए तथा 1,73,786 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सेट स्थापित कर 193.26 करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को मिला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मछुआ समुदाय अपने जीवन को खतरे में डालकर पानी में खेती करते हैं। ये साहस का कार्य है। उन्होंने कहा है कि मछुआ कल्याण बोर्ड के माध्यम से कई योजनाएं संचालित हैं। मछली पालन भी एक उद्योग है और इसे अन्य उद्योगों की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2,65,00,000 रुपए की लागत से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भूमि पूजन और इंदिरा सागर बांध में लगभग 92 करोड़ लागत से 3,360 केज परियोजना का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मछली पालन सिर्फ पारंपरिक कार्य नहीं है, एक आधुनिक उद्योग है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मछुआरों को 430 मोटरसाइकिलें बांटी, जिनमें आइस बॉक्स भी लगे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 4.4 लाख हेक्टेयर में मछली पालन कार्य हो रहा है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश का मछली उत्पादन 3.81 लाख मीट्रिक टन रहा। प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक मत्स्य पालन पंजीकृत हैं। महिलाएं भी इस व्यवसाय में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा है कि 217 करोड़ लागत से मछली बीज उत्पादन के लिए आधुनिक हैचरी का निर्माण किया जाएगा और इससे बीज के लिए बंगाल पर निर्भरता कम होगी। हमारी सरकार दूध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बदलते समय में मछली पालन क्षेत्र में आधुनिक मशीनों का उपयोग और स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले के किसानों को बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णानंद पासवान ने पिछले सालों के बकाए गन्ने के मूल्य का भुगतान 51 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गन्ना विभाग की तरफ से गन्ना यंत्र और अन्य तरह की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। गन्ना मंत्री ने किसानों से ज़्यादा गन्ना खेती करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा प्रदान करेगी। गन्ना लगाते हैं किसान, उनके लिए सरकार हर समस्या के लिए तत्परता के साथ काम करेगी, समस्या हल हो और गन्ना का पैदावार बढ़े। इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि गन्ना का खेती व्यापक पैमाने पर की जाए। बिहार के बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 14वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भूतपूर्व कुलपति कृषि विज्ञान केंद्र, डॉक्टर अनूप दास, निदेशक ICFR और RCR मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए। इस दौरान बक्सर के लालगंज में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित की गई बैठक में किसान भी पहुंचे। बैठक के दौरान अजय कुमार सिंह ने जलवायु परिवर्तन के दौरान फसल पड़ते बुरे प्रभाव को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका की समीक्षा की। बिहार में सरकार द्वारा किसानों के लिए खेती को आसान बनाने वाली नई तकनीकें लाई गई हैं। अब फसलों पर दवा छिड़काव के लिए न मशीनें खरीदने की टेंशन है और न ही घंटों खेत में पसीना बहाने की ज़रूरत है। सरकार ड्रोन से स्प्रे के लिए 50% अनुदान दे रही है। किसानों को प्रति एकड़ महज 240 रुपये चुकाने होंगे। फिलहाल 1800 एकड़ ज़मीन पर ड्रोन से कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव करने का लक्ष्य तय किया गया है। पौधा संरक्षण विभाग की इस योजना के तहत पहले फेज में 1800 एकड़ कृषि भूमि पर ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा। हर प्रखंड में 100 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। किसान अधिकतम 15 एकड़ तक जबकि न्यूनतम 1 एकड़ तक के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तिलहन, दलहन, गेहूं, मक्का, आलू जैसी फसलों पर ड्रोन से NPK, नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे उर्वरकों का छिड़काव किया जाएगा। कृषि विभाग की DPT पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय ज़मीन का रकबा, फसल के प्रकार, ज़मीन का रसदी और आधार कार्ड देना होगा।
कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण कर्मी, प्रखंड तकनीकी और सहायक प्रबंधक प्राप्त आवेदनों का वेरिफिकेशन करेंगे, जबकि चयनित एजेंसी ड्रोन से दवा का छिड़काव करेगी। योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू होगी। धान खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली मुख्य फसल में से एक है। पूरे देश में खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती प्रमुखता से की जाती है। सामान्यतः धान की रोपाई किसानों के द्वारा हाथों से की जाती है, जिसमें अधिक मजदूर के साथ ही अधिक समय भी लगता है, जिससे धान उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। ऐसे में धान की लागत कम करने के साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन का विकास किया गया है। इस मशीन से किसान कम समय में वैज्ञानिक तरीके से धान की रोपाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे धान का उत्पादन भी बढ़ता है और अधिक से अधिक किसान पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान की रोपाई कर सकें। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस मशीन पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगली बार जब आप भी शहद खरीदें तो कोशिश करें कि किसी लोकल किसान या महिला उद्यमी से ही खरीदें, क्योंकि उस हर बूंद में भारत की मेहनत और उम्मीदें धुली होती हैं। शहद की ये मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोन हनी की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह शुद्धता और मेहनत का ऐसा प्रतीक है जो न केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बल देता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूती देता है। दरअसल कोरिया जिले के किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वो शहद जेम पोर्टल समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो चली है। ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हजारों महिलाएं और युवा हनी उद्यमी बन चुके हैं। हमारे ज़िले में शहद का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। सोन हनी एक विशेष ब्रांड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और सोनहत के जंगलों से हम ये शहद प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर ही 500 क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ है और अब चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिखा दिया है, अब इसको बड़े पैमाने पर करने का विचार है और इसमें हमने अभी से इनफैक्ट बी फार्मिंग और जो ऐसे फार्मर्स हैं जो इस काम में रुचि ले रहे हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको आने वाले दिनों में उन सभी को नेशनल हनी बी कीपिंग मिशन के साथ जोड़कर ज़िले का नाम और ऊपर ही किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए हम लोग हरियाणा गए थे, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आए। इसके बाद हम लोग को 25 पेटी एक किसान को यहाँ दिया गया है, 5 किसानों को, जिसमें से हम लोग वो पालन कर रहे हैं। मैं मधुमक्खी पालन किया और उससे जो है शहद निकाल करके बेच भी देता हूँ और खाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ और यहाँ सही ढंग से जो है पालन पोषण में कर रहा हूँ। क्या कि पहले भी मैं ट्रेनिंग दिया था इसके बारे में, इसलिए मधुमक्खी का पालन करने के लिए मुझे जो है मालूम है कि कैसा करना चाहिए और किस प्रकार रख रखाव करना चाहिए। तो मधुमक्खी में रस भी मेरे को मिलता है। ये लोग खुश हैं कि वो जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ताकि सोन हनी शहद से कोरिया को एक नई पहचान मिल सके। अब शहद की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता और शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ स्टार्टअप्स एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से शहद की शुद्धता को प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं। सोन हनी शहद की सराहना कोरिया जिले के किसानों के लिए न केवल गर्व की बात है, बल्कि ये देश भर के जैविक उत्पादकों के लिए भी एक प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को बड़ी राहत दे रही है।
इस योजना के तहत किसान आत्मनिर्भर बनने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 6,500 से अधिक किसानों के खातों में नियमित रूप से पीएम किसान योजना की किस्त पहुंच रही है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें खेती किसानी में काफ़ी सहायता मिल रही है। वह इन पैसों को खाद, बीज और अन्य ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है कि उन्हें समय समय पर इस योजना का लाभ मिल रहा है। लाभार्थी अशोक कुमार ने बताया है कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है, किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हर तीसरे महीने खाते में पैसा भेज दिया जाता है। इस पैसे से समय समय पर खेतों में खाद और बीज डालने में सहूलत मिल जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीपीटी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। ये धनराशि 4-4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रविवार को सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, वृक्षारोपण की देखभाल और स्कूल पेयरिंग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा है कि अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे सभी जिला अधिकारी, कृषि, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी उर्वरक वितरण केंद्रों पर यूरिया और डीएपी की समुचित उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक भी केंद्र खाद से खाली नहीं होना चाहिए और जैसे ही किसी केंद्र पर स्टॉक 80 से 90% तक समाप्त हो, तुरंत नया स्टॉक पहुंचाया जाए। उर्वरकों की बिक्री पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। दुकानदारों को प्रत्येक किसान को खरीद की रसीद देना अनिवार्य होगा और किसी भी हालत में उर्वरक की बिक्री निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक पर ना हो और ऐसी शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निजी दुकानों द्वारा ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी टैगिंग पर भी सख्त निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सीमावर्ती जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि उर्वरक वितरण में कालाबाजारी और जमाखोरी की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और आम जन से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। योगी सरकार विलुप्त हो रही नदियों के पुनरुद्धार और पुराने स्वरूप और अस्तित्व में लाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चला रही है। ऐसे में अब तक प्रदेश में 100 से अधिक छोटी और विलुप्त हो चुकी नदियां फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन को विजन के रूप में धरातल पर उतारने के लिए श्रावस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी के पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि आसपास के किसानों को भी राहत मिलेगी। श्रावस्ती जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल संकट और पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए श्रावस्ती में विलुप्त हो रही राप्ती नदी के पुनरुद्धार के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में बूढ़ी राप्ती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक से नदी के संरेखण का चिन्हांकन किया गया है और अब इस पर काम शुरू हो चुका है। वुलर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, श्रीनगर के करीब 67 किलोमीटर दूर है। हरमुख की धुंध में ढकी पहाड़ियों के बीच बसी ये झील अब फिर से उठी है। 3 दशक पहले की बाढ़ ने इसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब फिर से ये कमल उगने लगे हैं। 2019 में वुलर झील की देखरेख करने वाली संस्था ने इसे दोबारा से संवारने का ठेका लिया था और सबसे पहले कदम था झील से गाद हटाना। जब मिट्टी की ऊपरी परत हटी तो नीचे दबे कमल के बीजों का हवा और रोशनी मिली और यही वजह है कि इतने सालों बाद कमल फिर से खिल उठे हैं। कमल का वापस आना सिर्फ एक सुंदर नज़ारा ही नहीं है, बल्कि बांदीपुरा और आसपास के गांव के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। और बात कर लेते हैं मौसम की, जहां देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है।
राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और सटे हुए पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। रविवार को पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण घाटल सहित पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मॉनसून द्रोणिका मध्य प्रदेश में सक्रिय है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मध्य प्रदेश के गुना, श्योपुर, खरगोन, टीकमगढ़, पंचमढ़ी, शिवपुरी, मंडला, रतलाम, रायसेन, ग्वालियर, दतिया, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, बैतूल, उज्जैन, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर में काफ़ी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने की वजह से ग्वालियर में तीघरा डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा विदिशा जिले में बेतवा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। छतरपुर में भी बस्तियों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और इस बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल संभाग के जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून द्रोणिका वर्तमान में बीकानेर, ग्वालियर, बांदा, सीधी, जमशेदपुर, दीघा से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मक्के के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में किसान खीरों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में किसान धान और मक्का की बुवाई कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान धान और कपास के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। पंजाब में इस समय सोयाबीन की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान धान और कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। पंजाब में ही इस मौसम में मूंगफली की बुवाई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान ग्वार और बाजरा की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय धान की बुवाई भी की जा सकती है। हरियाणा में ही किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। दिल्ली में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही दिल्ली के किसान इस मौसम में मक्का, लौकी, करेला और कद्दू जैसी सब्जियों की बुवाई भी कर लें। यहाँ पर किसान सभी दलहन और तिलहन की नर्सरी की उचित देखभाल करें ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, लोबिया और कद्दू की बुवाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान मक्का, अरहर और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तैयारियां तेज। राज्य के लगभग सभी मतदाताओं से किया सीधा संपर्क स्थापित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित महायुति गठबंधन के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर मनाया जश्न। बताया इसे गर्व का पल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद लिया फैसला। केरल के पलक्कड़ में निपाह वायरस से दूसरी मौत। कोझिकोड, त्रिशूर, कन्नूर और वायनाड समेत 6 जिले हाई अलर्ट पर। 543 लोग निगरानी में। उत्तर प्रदेश एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ ने मुजफ्फरनगर के छपरा में मुठभेड़ के दौरान संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे धन उगाही करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। मैट्रोमोनियल वेबसाइट पर खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर फंसाता था लड़कियों को। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।